एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी रदरफोर्ड्स मॉडल की और उसके भी पहले हमने पढ़ा था थॉमसन्स मॉडल। अब वो चाहे थॉमसन्स मॉडल हो या चाहे वो हो रदरफोर्ड्स मॉडल, दोनों ही मॉडल्स में हमने एक चीज़ समझने की कोशिश करी थी कि एक एटम में आखिर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, यानी कि उनका पैटर्न क्या है। अब सबसे पहले तो आए थे जे थॉमसन, जिन्होंने 1904 में अपने मॉडल के थ्रू बताने की कोशिश करी थी हमें कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है एटम में। बट अनफॉर्चुनेटली उनके इस मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स आए थे जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और इसी के चलते उनके मॉडल को कर दिया गया था रिजेक्ट। और ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम में ही रिजेक्ट कर दिया था, कई सालों तक थॉमसन के मॉडल को साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया, उसे बिल्कुल सही माना। बट धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे ड्रॉबैक्स दिखने लगे उनके मॉडल में जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए और तब जाकर के उनके मॉडल को रिजेक्ट किया गया। फिर इसके बाद में रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट ने मिलकर किया था क्या, एक एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा था। और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो थॉमसन के जो मॉडल्स के जो ड्रॉबैक्स थे ना, वो सामने आए थे। हुआ क्या था कि रदरफोर्ड ने तो थॉमसन के मॉडल को ही सही मानते हुए अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन जो रिजल्ट्स निकले, जो ऑब्जर्वेशंस थे, वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे और उन्हीं अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस को जे थॉमसन अपने मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए उनका जो मॉडल है वो हो गया रिजेक्ट। फिर क्या हुआ, रदरफोर्ड ने अपने जितने भी उनके एक्सपेरिमेंट में अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस आए थे उनको कंक्लूड करके एक पर्टिकुलर उन्होंने अपना एक मॉडल बना दिया कि भाई ये होता है असली अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का एटम में। अब जाहिर है मॉडल बना है तो कोई ना कोई ड्रॉबैक्स तो ज़रूर आए होंगे। कौन से ड्रॉबैक्स आए थे ये हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, और अब हम करेंगे इस सेशन में थोड़े से और आगे की बात। इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और मॉडल। ये मॉडल जो कि गिवन किसने दिया था भाई, ये 1913 में एक डेनिश फिजिसिस्ट आए थे, उन्होंने ये दिया था। इस मॉडल में भी बोर ने बताने की कोशिश करी थी कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का असली अरेंजमेंट कैसे होता है, प्लस उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल में जो ड्रॉबैक्स आए थे ना उसको भी एक्सप्लेन किया था। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो बोर थे ना, नील्स बोर, ये कई हद तक रदरफोर्ड के मॉडल से सेटिस्फाइड थे, उन्हें सही लगा था रदरफोर्ड का मॉडल, और इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स आए थे उन सभी ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने अपना एक नया मॉडल प्रोवाइड किया एटम का 1913 में। तो आज के सेशन में हमें इसी मॉडल के ऊपर डिस्कशन करना है, इसी मॉडल को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन किया। तो आई होप आज के इस सेशन का टारगेट सेट हो चुका हो और आप सभी को समझ में भी आ गया हो कि इस सेशन में हम करने क्या वाले हैं। तो चलिए फटाफट से अपने सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा क्या था, उन्होंने बोला था कि अधिकतर जो जगह होती है एटम के अंदर वो होती है खाली, और एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है एक छोटू सा पार्टिकल। ये पार्टिकल वैसे तो कहने को बहुत छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल का होता है एक मास, और थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस पार्टिकल के पास होता है एक चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ कि एटम के पास होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि एटम के सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल है और उस छोटे से पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो खुद ही सोचो उस छोटे से पार्टिकल को एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कौन दे सकता है? वो दे सकते हैं प्रोटॉन्स। यानी कि स्मॉल पार्टिकल में क्या प्रेजेंट होते हैं?
बहुत सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन प्रोटॉन्स का क्या होता है, मास होता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि स्मॉल पार्टिकल के पास चार्ज है और मास है, तो चार्ज और मास देने वाले हैं कौन, देने वाले हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में इतनी कहानी बोली। फिर इसके बाद में लोगों ने उससे पूछा कि आपने ये तो बता दिया कि अधिकतर जो जगह है एटम में वो खाली है और बीच में एक छोटा सा पार्टिकल है, मास और चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला, बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के लिए उन्होंने बोला कि जिस तरीके से हमारे सोलार सिस्टम में सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, सिमिलरली वैसे ही एक एटम में जो स्मॉल पार्टिकल है जिसको बाद में न्यूक्लियस नाम दिया गया, उस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब यहां तक तो उनका जो मॉडल था वो बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आ गए कुछ लोगों के सवाल। लोगों ने बोला कि अगर आप बोल रहे हो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में, आपके इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली आपके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है पर डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। इसीलिए सर्कुलर मोशन में हम बोलते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पे आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में। इस कारण इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी वहां आ जाएगा कौन, एक्सेलरेशन। तो लोगों ने बोला कि अगर आप बोल रहे हो रदरफोर्ड के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, तो डेफिनेटली उसका मोशन क्या है, इस एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और इलेक्ट्रॉन जब एक एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन होता बहुत छोटा सा है, जब इलेक्ट्रॉन ही इतना छोटा सा है तो उसके अंदर एनर्जी भी तो काफी कम होगी। तो जैसे जैसे वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन में घूमता जाएगा, एक्सेलरेशन होता जाएगा, उसके मोशन में वो एनर्जी रिलीज करता जाएगा इलेक्ट्रॉन, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे उसकी एनर्जी ग्रेजुअली कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के पास आकर ही कोलैप्स कर जाए, उसी के ऊपर आकर के गिर जाएगा। तो उस हिसाब से तो किसी भी एटम को स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। भाई एटम के पास होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और हमें ये भी पता चल गया कि प्रोटॉन्स कहाँ हैं, न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो अगर रदरफोर्ड के मॉडल को सही माना जाए तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कर क्या रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में माना घूमते तो हैं, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन होने के कारण एनर्जी रिलीज करते जाते हैं, ग्रेजुअली एनर्जी रिलीज करते करते उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वो अल्टीमेटली कहाँ जाकर के कोलैप्स हो जाते हैं, न्यूक्लियस पे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एटम को स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। हमारे अराउंड जो भी चीज दिखती है वो क्या है, एक मैटर है। मेरे पास ये क्या है, एक पेन, ये भी एक मैटर है। मैटर किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। तो अगर मैं बोल रही हूं कि रदरफोर्ड का मॉडल बिल्कुल सही है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के ऊपर आकर के गिर जाना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए, और एटम को क्या हो जाना चाहिए, अनस्टेबल हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, अनस्टेबल। तो इस पेन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। क्यों, क्योंकि उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस पे आके टप टप गिरते जा रहे हैं, कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो एटम्स को अनस्टेबल हो जाना चाहिए। तो क्या मुझे ये पेन अपने इस शेप में दिख पाएगा अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही है, तो करेक्ट है, और एटम कैसा हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मैटर उस फॉर्म में दिखेगा ही नहीं जिस फॉर्म को आप पहचानते हो। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, एटम अनस्टेबल होते जा रहे हैं, और अनस्टेबल एटम मैटम को जो मैटर है उस पर्टिकुलर मैटर को उसके
पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने ही नहीं देंगे। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। तो लोगों ने रदरफोर्ड से पूछा कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप, अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं तो। बट इस मामले में रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। उनको नहीं पता कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। हमें पता है कि एटम एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, एटम बहुत स्टेबल होता है, यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से न्यूक्लियस पे आकर के कोलैप्स नहीं होते हैं, तभी तो हमें मैटर अपने ओरिजिनल फॉर्म में दिख रहा है ना। मुझे पता है कि पेन क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, तो अगर मुझे मैटर अपना सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके एटम्स क्या हैं, स्टेबल है। स्टेबल है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर आकर के कोलैप्स नहीं हो रहे हैं। तो माना कि नहीं हो रहे हैं, रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो कई हद तक सही है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये क्यों नई चीज हो रही, एटम अनस्टेबल क्यों नहीं हो रहे, क्यों इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स नहीं होते न्यूक्लियस पे, इसे रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर इसके बाद में कौन आए, एक डैनिश फिजिसिस्ट आए 1913 में। उन्होंने बोला कि बेसिकली उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है ना वो सही है। कैसे सही है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो उन्होंने करा क्या, बेसिकली उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन किया। The most important concept of this model of atom was that electrons revolve only in fixed orbits around the nucleus without losing energy in the form of radiations. बोर ने क्या बोला, बोर ने सबसे पहली बात बोली कि ये बात तो बिल्कुल सही है रदरफोर्ड की कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, और इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी लूज नहीं करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। भाई एटम जो हमारा अनस्टेबल क्यों हो रहा था, एटम अनस्टेबल इसीलिए तो हो रहा था ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस के ऊपर आकर के कोलैप्स हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स क्यों हो रहे थे, क्योंकि उनकी एनर्जी लॉस्ट होती जा रही थी, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करते जा रहे थे। लेकिन बोर ने अपने मॉडल में बोला कि भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स जब अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं ना तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज करते ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे ही नहीं तो फिर उनकी एनर्जी कम कैसे होगी, और जब एनर्जी कम नहीं होगी तो फिर वो जाकर के क्यों न्यूक्लियस के ऊपर कोलैप्स होंगे। तो इस तरीके से एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन लोगों ने बोला कि यार ये एक्सप्लेनेशन तो आपका सही नहीं लग रहा, वो तो हमको भी दिख रहा है कि एटम स्टेबल है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, वो तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसके ऊपर नील बोर ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, सबसे पहले उनका पॉइंट पता है क्या था, उनका पॉइंट ये था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। आई रिपीट, इस वर्ड को ध्यान रखना, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्बिट्स को, अभी तक तो हम ऑर्बिट्स सर्कुलर ऑर्बिट्स ही बोल रहे थे, है ना, लेकिन अचानक से ये डिस्क्रीट वर्ड आकर के क्यों चिपक गया ऑर्बिट के साथ, क्योंकि इस डिस्क्रीट वर्ड का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब आप बोल सकते हो कि इंडिविजुअली सेपरेट या डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग, ठीक है, हिंदी में लिख देती हूं अलग। तो बोर ने बोला अपने मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, अलग, ये ऑर्बिट्स अलग क्यों हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने बोला क्या कि इलेक्ट्रॉन्स अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, यानी कि बोर ने इलेक्ट्रॉन्स के आप बोल सकते हो पोजीशन, इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है ना वो उन्होंने क्या कर दी, फिक्स कर दी। जैसे कि
मैं आपको बोलूं ये क्या है, मेरे पास एक एटम है, ये क्या है, उसके अंदर का एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, और इसके बाद में ये मैंने क्या बना दिए, 2 डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बना दिए। चलो मैं इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को नाम भी दे देती हूँ। पहले वाले को नाम दिया मैंने A, दूसरे वाले को नाम दिया मैंने B। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? तो आपने बोला कि मैम एक इलेक्ट्रॉन को तो मैंने डिस्क्रीट ऑर्बिट A के अंदर डाल दिया। मैंने बोला ठीक है। फिर इसके बाद में आपने बोला कि मैम जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो हम क्या करते हैं कि दोनों ही डिस्क्रीट ऑर्बिट्स A और B इन दोनों के बीच में कहीं रख देते हैं। तो मैं बोलूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नील्स बोर ने बोला अपने मॉडल में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नील्स बोर ने अपने मॉडल में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को फिक्स कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम के अंदर हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही होंगे, ऑर्बिट्स के बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट A के अंदर डाला है तो जो दूसरा वाला आपने इलेक्ट्रॉन लिया है ना, उसको आपको कहां डालना पड़ेगा? आप बोल सकते हो कि या तो आप उसे कहां डालो भाई, या तो आप उसे ऑर्बिट A, डिस्क्रीट ऑर्बिट A के अंदर डाल दो, या तो आप डिस्क्रीट ऑर्बिट A के अंदर डालो, या फिर आप उसे डिस्क्रीट ऑर्बिट B के अंदर डालो। ये बीच में मत रखो, क्योंकि नील्स बोर ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही रहेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं। आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को हमने कभी न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, या हमने कभी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के बाहर भगा दिया कि बेचारा इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रहते रहते बोर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, फॉर अ चेंज इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के बाहर निकाल देते हैं, दोनों ऑर्बिट्स के बीच में रख देते हैं। तो बोर ने बोला बिल्कुल भी नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होंगे एटम में तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के बाहर जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं उनमें ही होंगे, दोनों ही ऑर्बिट्स के बीच में नहीं, ना ही न्यूक्लियस के अंदर और ना ही न्यूक्लियस और डिस्क्रीट ऑर्बिट के बीच में। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं वापस आती हूं इस डिस्क्रीट वर्ड पे। डिस्क्रीट वर्ड जिसका मैंने आपको हिंदी में मतलब समझाया है अलग। मैं क्यों बोल रही हूं कि मेरे ये जो ऑर्बिट्स हैं वो कैसे हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, मतलब कि ये ऑर्बिट्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। भाई किसी भी चीज को आप सपोज आपके पास 5-6 क्या है चॉकलेट्स रखी हुई हैं, और आप सभी चॉकलेट्स के लिए कह रहे हो कि ये सभी चॉकलेट्स कैसी हैं, अलग अलग हैं, सभी डिफरेंट हैं। तो मैं आपसे बोलूंगी कि भाई हैं तो सब चॉकलेट्स ही ना, तो फिर आप सबको अलग अलग क्यों बोल रहे हो? तो आप बोलोगे कि मैम पांचों के ना फ्लेवर अलग अलग हैं, हो सकता है कि कोई डार्क चॉकलेट हो, कोई हम बोल सकते हैं कि वाइट चॉकलेट हो, या और भी कई फ्लेवर्स। तो आप सभी 5 चॉकलेट्स को डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे थे, कैसे आप बोल रहे थे कि पांचों चॉकलेट अलग अलग हैं? क्योंकि पांचों चॉकलेट के जो फ्लेवर्स थे वो अलग अलग हैं। सिमिलरली अगर आप बोलोगे कि मैम एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं वो तो सेम हो सकते हैं, क्यों? सभी तो ऑर्बिट्स हैं ना। लेकिन मैं आपसे बोल रही हूं नहीं, सभी ऑर्बिट्स कैसे हैं, अलग अलग हैं, डिस्क्रीट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। क्यों अलग है भाई? 2 प्रॉपर्टीज के कारण। कौन सी प्रॉपर्टीज? 2 प्रॉपर्टीज। एक तो है इनका रेडियस, प्लस दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी एनर्जी। 2 प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखना। मैं अगर बोल रही हूं कि एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो अलग क्यों हो रहे हैं? इन दोनों प्रॉपर्टीज के कारण, रेडियस और एनर्जी के कारण। जितने भी आपको डिस्क्रीट या बोल सकते हो कि जितने भी एटम्स के अंदर आपको ऑर्बिट्स देखने को मिलेंगे ना, उन सभी ऑर्बिट्स का जो रेडियस है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। कभी भी 2 ऑर्बिट्स का रेडियस सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हमने अब ये तो पढ़ लिया है कि एटम के अंदर का जो रेडियस होता है वो हम कैसे मेजर करते हैं, नैनोमीटर में मेजर करते हैं, है कि नहीं? तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक एटम का, ठीक है, ये रहा मेरा एक एटम, और इस एटम के अंदर 2 या बोल सकते हो कि 3 ऑर्बिट्स प्रेजेंट है। पहला ऑर्बिट ये, दूसरा ये और तीसरा ये।
अब मैंने बोला कि पहला वाला जो ऑर्बिट है ना उसका रेडियस है कितना 0.6 नैनोमीटर और दूसरे वाले का भी कितना है 0.6 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही ऑर्बिट्स का रेडियस कैसा है, बराबर है, यानी कि दोनों ही ऑर्बिट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ऑर्बिट्स आपको क्लियरली हमेशा दूर 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 दिखेंगे, भले ही ऑर्बिट्स के रेडियाई के बीच में मार्जिनल डिफरेंस हो, बहुत कम डिफरेंस हो, लेकिन होगा जरूर। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो आप बोल रहे हो एटम के अंदर जो रेडियस, जो एटम के अंदर जो हम बोल रहे हैं कि जो ऑर्बिट्स हैं उनके रेडिया क्या हैं, उनके रेडियाई बराबर हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि ऑर्बिट्स कैसे अलग अलग हैं, डिस्क्रीट हैं। क्यों अलग है, क्योंकि उन सभी ऑर्बिट्स के जो रेडिया हैं, रेडियाई हैं, वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। कभी भी दो ऑर्बिट का रेडिया बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एनर्जी। अब याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, मैं आपसे हर बार एक ही सेंटेंस बोलती थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी शेल्स में होते हैं। मैं क्यों बोलती थी एनर्जी शेल्स में, एक्चुअली ये जो आपको ऑर्बिट्स दिख रहे हैं ना न्यूक्लियस के अराउंड, इन सभी ऑर्बिट की क्या होती है, अपनी एक एनर्जी होती है, या आप बोल सकते हो कि अपना एक एनर्जी लेवल होता है। और ये एनर्जी लेवल सभी ऑर्बिट में कैसा होगा, अलग अलग होगा। जिस तरह से दो ऑर्बिट का रेडियाई बराबर नहीं हो सकता, उसी तरह दो ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है, दो ऑर्बिट्स की जो एनर्जी लेवल है वो कभी बराबर नहीं हो सकती। भाई अगर आप ऑर्बिट्स के लिए बोल रहे हो कि वो अलग अलग हैं, अलग अलग क्यों हैं, इन दोनों चीजों के कारण है। इसका मतलब क्या कि रेडियस भी अलग होगा और एनर्जी भी अलग अलग होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और उन 5 चॉकलेट्स के लिए आप बोल रहे हो कि पांचों चॉकलेट कैसी हैं, अलग अलग हैं। कहने को सब चॉकलेट्स हैं लेकिन फिर भी सब अलग अलग है। क्यों, क्योंकि उन सबके फ्लेवर अलग हैं। हो सकता है कोई ऑरेंज फ्लेवर का हो सकता है कि कोई बहुत ही डार्केस्ट चॉकलेट हो, या हो सकता है कोई व्हाइट चॉकलेट हो। तो पांचों चॉकलेट्स के फ्लेवर अलग अलग हैं। सिमिलरली एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिट्स मिलते हैं उन सभी का रेडियाई अलग अलग होता है। कभी भी दो ऑर्बिट्स का रेडियाई बराबर नहीं हो सकता। सिमिलरली सभी ऑर्बिट्स का जो एनर्जी होती है वो भी अलग अलग होती है। कभी भी दो ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो समान नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। इसीलिए ये ऑर्बिट्स क्या करते हैं, एनर्जी पोसेस करते हैं, इनके पास एक एनर्जी होती है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल्स। ये जो वर्ड है ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है, ये एनर्जी शेल्स। और इनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। एनर्जी शेल आपको समझ में आ गया, और एनर्जी लेवल्स मैं आपको समझा देती हूँ। एनर्जी लेवल क्यों बोल रही हूँ, लेवल मतलब आप क्या समझते हो कि एक जैसे कि जो सीढ़ियां होती, जो स्टेयर्स होती हैं, उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 2 जो होगी वो स्टेप 1 से बड़ी होगी, स्टेप 3 जो होगी वो स्टेप 2 से और 1 से बड़ी होगी। तो सिमिलरली अगर मैं बात कर रही हूँ एनर्जी लेवल्स की, तो इसका मतलब क्या है कि क्या इन ऑर्बिट्स में एनर्जी का अमाउंट अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकते हैं। ये तो वेरी तो करते ही हैं, लेकिन कैसे, तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाओगे, एटम के बाहर की तरफ जाओगे, जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी। न्यूक्लियस के और थोड़े दूर जाओगे तो जो ऑर्बिट मिलेगा उसकी एनर्जी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, और थोड़े दूर जाओगे तो जो ऑर्बिट मिलेगा उसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, और जो सबसे दूर वाला ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एनर्जी जो है ना लेवल्स में प्रेजेंट है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में, इसीलिए एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, ये सब आपके सिलेबस का है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि नील्स बोर ने अपने मॉडल में ये बोला था कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं
वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उन्होंने बता दिया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ चेंज न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, या ऐसा कभी नहीं होगा कि दो ऑर्बिट्स के बीच में कहीं लाई कर रहे हैं फॉर अ चेंज, या ऐसा कभी भी नहीं होगा कि न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में लाई कर रहे हैं। ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट, जो जगह बना दी सो बना दी। फिर इसके बाद में उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मतलब कि डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन सभी ऑर्बिट्स के पास अपना एक रेडियस होता है और अपनी एक एनर्जी होती है। कभी भी दो ऑर्बिट्स का जो रेडिया है वो बराबर नहीं हो सकता, कभी भी दो ऑर्बिट्स का जो एनर्जी है वो बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अपनी अपनी एनर्जी ये पोजेस करते हैं, इसलिए इनको हम एनर्जी शेल्स भी कहते हैं और इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। लेवल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको एनर्जी जो है, एटम के अंदर एनर्जी जो है अलग अलग लेवल में मिलेगी, यानी कि वो वाला ऑर्बिट, वो वाला एनर्जी शेल जो कि न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, उसमें एनर्जी थोड़ी कम होती है। सेकेंड वाला एनर्जी शेल जो कि न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होगा, उसमें एनर्जी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। तीसरा वाला शेल जो कि न्यूक्लियस के और दूर होगा, उसमें एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर भागोगे एटम की तरफ, एटम से बाहर निकलोगे, एनर्जी जो है एनर्जी शेल्स में वो कैसी होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इतने सारे शेल्स होते हैं तो क्यों ना हम इनको नाम दे दें, है कि नहीं? अब बार बार ये बोलना कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल, या आप ये बोलोगे कि न्यूक्लियस से दो शेल छोड़ के वाला शेल, तो ये सब बोलना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, नील्स बोर ने क्या किया, इसी चीज को समझ के उन्होंने इन एनर्जी शेल्स को या एनर्जी लेवल्स को नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बड़ा सिंपल है, उन्होंने स्टार्ट किया किसके साथ? के साथ। तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल है उसको उन्होंने नाम दिया के, दूसरे वाले शेल को उन्होंने नाम दिया क्या? एल, तीसरे वाले को उन्होंने नाम दिया एम, और उसके भी पड़ोस वाले को नाम दिया एन, एंड सो ऑन। तो के एल एम एन। और इजी करना है तो कुछ नहीं, 1 2 3 नाम दे दो। पहला वाला जो शेल होगा न्यूक्लियस के पास वाला शेल, उसको नंबर 1, उसके पड़ोसी वाले शेल को, बाहर वाले शेल को नंबर 2, और उसके पड़ोसी वाले शेल को नंबर 3, उसके भी पड़ोसी वाले शेल को नंबर 4। तो नामकरण कैसे हुआ एनर्जी शेल्स का? 1 2 3 4 के बेसिस पे हुआ, या आप उसको के एल एम एन एंड सो ऑन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब एनर्जी शेल्स को अगर हमें बताना है कि हम कौन से एनर्जी शेल की बात कर रहे हैं, तो पड़ोसी पड़ोसी बोलने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली नाम ले सकते हैं कि हाँ हम शेल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, या हम शेल नंबर, या आप बोल सकते हो कि शेल एम की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो फिर बात क्या निकली? उन्होंने बोला कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्हीं कहाँ होते हैं? एनर्जी शेल्स में होते हैं, और इन सभी एनर्जी शेल्स की जो एनर्जीज जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी शेल में रहेगा ना, तो जब तक एनर्जी शेल में है तब तक उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। भाई ऐसा होता है ना, जहां पे आप रहते हो वहां के आपको लॉज एंड ऑर्डर्स, या बोल सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मानने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है? सपोज एक एनर्जी शेल एन में रह रहा है, तो उस एनर्जी शेल एन के पास क्या है? उसकी अपनी एक एनर्जी है, डिस्टिंक्ट एनर्जी है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसी एनर्जी शेल की एनर्जी को मानेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी शेल में न्यूक्लियस के अराउंड कितना भी गोल गोल क्यों ना घूम ले, कितना भी रिवॉल्व क्यों ना कर ले, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। जिस एनर्जी शेल में है उस एनर्जी शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, और जब तक वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी शेल में है तब तक उसकी भी एनर्जी फिक्स्ड है। दिक्कत तो यही आ रही थी ना, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग तो एटम अनस्टेबल हो रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना शुरू करता है, रिवॉल्व करते करते वो अपनी एनर्जी लूज करता जाता है, और इसी एनर्जी के कारण हम बोलते हैं कि वो न्यूक्लियस में आकर के अल्टीमेटली कोलैप्स हो जा रहा था और एटम अनस्टेबल हो जाता। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन अपने, आप बोल सकते हो कि एटम के अंदर डिस्क्रीट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है।
इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स की हम बोलते हैं कि एनर्जी फिक्स्ड होती है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं, एनर्जी शेल्स कहते हैं। और इन्हीं शेल्स में प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता, अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर सकता। चाहे वो न्यूक्लियस के अराउंड कितने भी चक्कर क्यों ना काट ले, कितना भी रिवॉल्व क्यों ना कर ले, जब तक वो अपने आप बोल सकते हो कि एनर्जी शेल में है, उसकी एनर्जी वही होने वाली है, बिल्कुल भी लूज नहीं करेगा। ठीक है। An atom consists of a small heavy positively charged nucleus in the center and the electrons revolve around it in circular paths called orbits. In a particular atom, the orbits in which the electrons revolve are called discrete orbits, are therefore also called energy levels or energy shells. Electron, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एटम में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। डिस्क्रीट ऑर्बिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपनी एक, सबके पास, सभी ऑर्बिट्स के पास अपनी अपनी एक एनर्जी है, अपना अपना क्या है, एक रेडियस है। कभी भी दो ऑर्बिट्स का रेडियस बराबर नहीं हो सकता, कभी भी दो ऑर्बिट्स का जो एनर्जी है वो बराबर नहीं हो सकती, इसलिए इनको हम एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। As energy of the orbits is fixed, these are also called stationary states. इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है, इसलिए इनको हम स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं। मतलब अगर आप सोचें कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ है, अपने सपोज n एनर्जी शेल में है, n, ठीक है, n एनर्जी शेल में है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी स्टेट में है। These are numbered as 1, 2, 3, 4 etc. As we move outwards from the nucleus, न्यूक्लियस के हम बाहर की तरफ जाएंगे, और they are represented by the letters K, L, M, N etc. इनको हम K, L, M, N भी बोल सकते हैं। The energy of these shells, यानी कि जैसे ही हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएंगे, the energy of these shells increases as we move outwards from the nucleus. न्यूक्लियस के बाहर जाते जाएंगे तो इन एनर्जी शेल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी, thus representing the energies of first, second and third, fourth shell etc. by E1, E2, E3, E4 etc. यानी कि एनर्जी शेल 1 की एनर्जी कितनी है, E1, और एनर्जी शेल 2 की, सेकेंड एनर्जी शेल की एनर्जी कितनी है, E2, थर्ड शेल की एनर्जी कितनी है, E3, और फोर्थ शेल की एनर्जी कितनी है, E4। तो अब अगर इन सभी चारों एनर्जी शेल्स की एनर्जी को मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, तो वो ऑर्डर क्या होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2, सॉरी E2 जो है वो बड़ा है E1 से, E3 बड़ा है E2 से, और E4 बड़ा है E3 से। यानी कि जैसे जैसे आपने देखा कि आप न्यूक्लियस से बाहर जाते गए एनर्जी जो है डिफरेंट एनर्जी शेल्स की वो बढ़ती गई। E1 छोटा है E2 से, E2 छोटा है E3 से, E3 छोटा है E4 से। ठीक है। However, the gaps between the successive energy levels or shells around the nucleus, आगे क्या है, so long as the electron is revolving in a particular orbit, it can neither lose energy nor gain energy, thus the atom is stable and does not collapse. बस यही तो पता करना था कि मतलब पूरा जो दिक्कत थी एटम के अनस्टेबल होने की वो यही तो थी कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा था। अगर कुछ ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करे ही ना, तो वो न्यूक्लियस में जाकर के कोलैप्स हो ही ना, तो एटम भी अनस्टेबल ना हो। तो एटम स्टेबल क्यों हो पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के पास क्या होती है, अपनी एक एनर्जी होती है, अपना एक रेडियस होता है। कभी भी दो ऑर्बिट्स का रेडियस बराबर नहीं होगा, कभी भी दो ऑर्बिट्स का जो एनर्जी है वो बराबर नहीं होगी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के बाहर निकलते जाओगे एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इन सभी एनर्जी शेल्स को, जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, उनके पास उनकी एक एनर्जी होती है, जिसके कारण उनको हम एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इन एनर्जी शेल्स का नाम क्या है, 1, 2, 3, 4 या KLMN एंड सो ऑन। ठीक है। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी शेल में है
तब तक वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। जो एनर्जी शेल की एनर्जी होगी वही उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होगी, चाहे वो न्यूक्लियस के अराउंड कितना भी रिवॉल्व क्यों ना कर ले, कोई लॉस इन एनर्जी, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में, लेकिन मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बोली कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी स्टेट में है ना, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी स्टेट में है, अपने एनर्जी शेल में है, सिर्फ तब तक वो अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, लूज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी शेल के बाहर निकल आए तो क्या वो अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता है? एंड द आंसर इज यस। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी शेल से बाहर निकलता है तो वो अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है? सपोज मेरे पास है एक इलेक्ट्रॉन जो कि है कहां अभी, जो है एल वाले शेल में, एल वाले एनर्जी शेल में है और वो अपने स्टेशनरी स्टेट में है। अब क्या हुआ, कहीं से उसको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। ये जो आपको वेव आती हुई दिख रही है, ये वेव क्या है, बेसिकली ये है एक एनर्जी। तो एटम के अंदर आई एक एनर्जी और इस एनर्जी को एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। अब उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होकर के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेशनरी स्टेट से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल करके कहां पहुंचेगा, एल के बाद कौन सा आएगा भाई, शेल। एल के बाद हम बोलते हैं कि एम शेल आता है और इस एम शेल की जो एनर्जी है वो एल वाले शेल से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद अपने स्टेशनरी स्टेट, अपने एल शेल से बाहर निकल करके कहां आ जाएगा, एम शेल पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई ना, अब वो अपने स्टेशनरी स्टेट में नहीं रह सकता। तो कहीं से एनर्जी अब्सॉर्ब करी, अब्सॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, वो अपने स्टेशनरी स्टेट से बाहर निकला और हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब आप बोलोगे कि मैम एम ही क्यों, इलेक्ट्रॉन जो है के पे भी तो आ सकता था। नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है। भाई के वाला जो शेल है उसका जो एनर्जी है वो किससे कम होती है, वो हम बोलते हैं कि एल वाले शेल से कम होगी। अब एल वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके पास और एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी आ गई कि अब वो एल शेल में रह ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली वो कहां जाएगा, हायर एनर्जी शेल में ही तो जाएगा ना, और कम वाले में थोड़ी चला जाएगा, के में थोड़ी चला जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एम शेल में चला जाएगा। अब सपोज एम शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गया था ना स्टेशनरी स्टेट से, कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेज में चला गया। एल क्या था उसका, एल एनर्जी शेल क्या था उसका, स्टेशनरी स्टेट। एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद कहां चला गया, वो अपने एक्साइटेड स्टेट एम के पास चला गया, एम शेल में। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज कर दी। जैसे ही लूज करी तो अब वो एम शेल में नहीं रुक पाएगा। क्यों? उसकी एनर्जी कम हो गई ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब वापस से अपने एक्साइटेड स्टेट से कहां आ जाएगा, अपने स्टेशनरी स्टेट एल में वापस आ जाएगा। तो एक तरफ क्या हुआ था, एक तरफ हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने जो है एनर्जी को अब्सॉर्ब करा के शेल से। आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पहले एल शेल में था, इस एल शेल में रह करके उसने एनर्जी ऑब्जर्व करी, एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो कहां चला गया, हायर एनर्जी लेवल पे एम शेल में चला गया। फिर एम शेल पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, कुछ रीजंस के कारण इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज कर दी। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एम शेल में नहीं रह पाएगा, अब वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। कहां आ जाएगा, के वाले शेल में, सॉरी एल वाले शेल में अपनी स्टेशनरी स्टेट पे वापस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन था अपने स्टेशनरी स्टेट पे, एनर्जी को गेन करके कहां पहुंच गया, एक्साइटेड लेवल पे। एक्साइटेड स्टेट से वापस एनर्जी लूज करके कहां आ गया, अपने स्टेशनरी स्टेट पे। यानी कि वापस तो उसको अपने स्टेशनरी स्टेट पर ही आना था। आई होप आप आज का पूरा जो कंसेप्ट है वो आप समझ गए होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जब तक अपने स्टेशनरी स्टेट में रहेगा तब तक वो अपनी एनर्जी आप बोल सकते हो कि लूज नहीं करेगा, चाहे वो न्यूक्लियस के अराउंड कितना भी रिवॉल्व क्यों ना कर ले। जो उस पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि एनर्जी शेल की एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहने वाली है। लेकिन हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है,
एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, आई होप आज का पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा। इस सेशन के लिए इतना ही। तो ये पूरा मॉडल था किसका? बोर का। उन्होंने बोला था कि नहीं, रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो बिल्कुल सही है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है, उन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये पूरा कंक्लूजन निकला बोर्स के मॉडल का। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, डिस्कस करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स हमारे चैप्टर के। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर